हेलो, माय नेम इज़ गौरव विमल और आज मैं बात करूँगा अडानी हिंडवर्क रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। आई नो मेरी वीडियो बहुत ही लेट रिलीज़ हो रही है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि हिंडवर्क रिसर्च है क्या, कितनी क्रेडिबल है, इस पर आप भरोसा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, और ये किस अडानी का कुछ नुकसान कर भी सकते हैं या नहीं कर सकती। फिर मैं इसके साथ बात करूँगा कि अडानी का रिप्लाई क्या आया और जो एफपीओ अनसक्सेसफुल हुआ उसका कारण क्या है और स्टॉक का आगे क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हिंडवर्क रिसर्च रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। ये 2017 में नेट एंडरसन ने स्टार्ट करी थी और इसकी इंपॉर्टेंस आप इससे पता लगा सकते हैं। इन्होंने 2020 पे निकोला पे, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और डायरेक्ट टेस्ला से कम्पीट करती है, उस पर एक रिपोर्ट निकाली थी 2020 में, और उस रिपोर्ट के आने के बाद उस स्टॉक का हाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पता चलता है इस रिपोर्ट का कितना ज्यादा कॉन्सिक्वेंस है, और ये अपनी रिपोर्ट पे इतना कॉन्फिडेंट होते हैं जब भी ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उससे पहले कंपनी को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी का शेयर नीचे जाएगा तो आप पैसे कमाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें अपनी रिपोर्ट पे कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और फिर ये पब्लिश करते हैं तो उसमें ये पैसा कमा भी लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रिपोर्ट मेनली 3 पॉइंट पर फोकस। इसमें इनका पहला पॉइंट आता है गौतम अडानी के जो छोटे भाई है राजेश अडानी, वो कई बार कंपनी का प्रॉफिट मैनिपुलेट करने के लिए पकड़े गए। अब मैं आपको बताया था प्रॉफिट मैनिपुलेट करने का फायदा क्या होता है। जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, उसका जो स्टॉक चलता है मेनली प्रॉफिट की वजह से चलता है। अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई है तो उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, और वो बहुत बेकार प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है तो उसका स्टॉक डाउन पे आ जाएगा। तो ये फायदा होता है। इसमें मैं आपको एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा, यहाँ पे ये खुद ये अक्यूज बता रहे हैं, इन पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ था। तो चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। इसके सेकंड पॉइंट में भी ये कहते हैं जो इनके जीजा जी समीर वोरा, वो भी डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में अक्यूज थे, उसके बावजूद इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। इसमें भी आप वर्ड नोटिस करेंगे ये अक्यूज्ड वर्ड यूज कर रहे हैं। चलिए आगे चलते। अब आया था थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें कहते हैं जो उनके भाई विनोद अदानी, वो कई बार एक्यूज रह चुके हैं फॉरेन से जाली कंपनी चलाने के आरोप में, जिसका काम ही होता है फ्रॉड करना और कोई काम नहीं होता। इस पे इन्होंने आगे रिसर्च करी और पाया विनोद अदानी के पास अभी 38 कंपनी है, और वो सारी की सारी कंपनियों की ऑलमोस्ट एक ही दिन पे वेबसाइट बनी है, और उनके कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, उनका कोई भी ऑफिस नहीं है, और देखा जाए तो उनका कोई भी काम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये उन्हें फ्रॉड क्यों कह रहे हैं। ये कहते हैं विनोद अदानी जी के दो ही काम है, एक तो स्टॉक का प्राइस बढ़ाना, दूसरा इलीगल तरीके से लिस्टेड कंपनी में पैसा भेजना ताकि उसका प्रॉफिट बढ़ाया जा सके। और मैंने आपको बताया था प्रॉफिट बढ़ाने से एक कंपनी का स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है। इसी में ये आगे ऐड करके कहते हैं कि इलारा फंड है जो $3 बिलियन मैनेज करती है। $3 बिलियन होते हैं 21,000 करोड़ रुपए, और वो 21 के 21,000 करोड़ इन्होंने अडानी की कंपनियों में लगा रखे हैं। मैं आपको बता दूं फंड होता क्या है। ये फंड आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा म्यूचुअल फंड होता है, तो म्यूचुअल फंड होगा, आप उसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो अलग अलग कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी ये इलारा फंड भी होता है, ये म्यूचुअल फंड नहीं होता। ये बड़े ज़्यादा पैसा जब हैंडल करते हैं तो वो पूरा फंड बना दिया जाता है। इसमें भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपनियाँ नहीं होती। तो ये कह रहे हैं एक इलारा फंड है जो $3 बिलियन मैनेज करती है, और उन्होंने सारा का सारा ऑलमोस्ट पैसा अदानी में लगाया हुआ है, जो कि एक रेड साइन होता है, और उसी से स्टॉक का प्राइस भी आसानी से मैनिपुलेट किया। इसी में ये आगे कहते हैं ना एक लीक्ड ईमेल मिला है जिसमें इलारा फंड के जो सीईओ है वो धर्मेश जोशी को ईमेल कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ धर्मेश जोशी है कौन। ये धर्मेश जोशी केतन पारेख के साथ काम करते थे, और अगर आप केतन पारेख को नहीं जानते तो आप हर्षद मेहता को जानते होंगे। ये हर्षद मेहता के राइट हैंड हुआ करते थे केतन पारेख, और हर्षद मेहता के बाद इन्होंने भी एक बहुत बड़ा स्कैम किया था केतन पारेख ने। तो केतन पारेख के साथ ही काम करते थे दर्शन दोषी। इसी पे ही कहते हैं लारा फंड के सीईओ दर्शन दोषी को ईमेल कर रहे थे, और दर्शन दोषी आपको मैंने जैसा बताया पहले ही स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट में उनका नाम, जैसे कि मैंने बताया दर्शन दोषी का पहले ही स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने में नाम आ चुका है। तो दर्शन दोषी का नाम आने की वजह से ये कह रहे हैं शायद स्टॉक का प्राइस दोबारा मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसी में इन्होंने आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पॉइंट आउट करी है। आप समझे अडानी की बहुत सारी कंपनी, ऑलमोस्ट 350 कंपनी अगर सब्सिडीज मिला लें, उसका ऑडिट 23 और 24 साल के बच्चों ने किया था। आप मानेंगे कि 23-24 साल के बच्चों को जॉब नहीं मिली, और इतनी बड़ी कंपनी जो $1 ट्रिलियन की हो रही है उसका ऑडिट 23-24 साल के बच्चे कर रहे हैं। आपको नहीं लगता इतनी बड़ी कंपनी का ऑडिट बहुत एक्सपीरियंस बंदों को करना चाहिए, बहुत पुराने बंदों को करना चाहिए? कोई नए बंदों से ऑडिट क्यों कराएगा? आपकी अगर छोटी सी भी दुकान है तो आप एक्सपीरियंस बंदों से ऑडिट कराओगे, नए बंदों से थोड़ी ना कराएंगे। इसी में कहते हैं ये सारी बातें काफी लोगों को पता है, लेकिन अगर कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है। ये थी हिंडवर्क की रिपोर्ट जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब मैं अडानी का भी रिप्लाई बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा, फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कहता है जो भी इनकी फैमिली मेंबर पे एलिगेशन लगाए गए हैं वो सबको पता है। एक लिस्टेड कंपनी को अपने शेयर होल्डर को बताना ही पड़ता है सारी की सारी बातें, तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो लोगों को नहीं पता था। और साथ में ये कहते हैं कि वो अक्यूज्ड है, उन पे कभी भी कोई क्राइम साबित नहीं हुआ।
अब सेकंड पॉइंट पे ये कहते हैं जो इन पे पैसा इधर से उधर करके स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया गया, वो ये कुछ भी पॉइंट उठा के कुछ और स्टोरी बना रहे हैं। मतलब कोई पॉइंट उठाया और उससे स्टोरी कोई और बना ली। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये कहते हैं, एक कंपनी है इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट, उसने हवा में आके $1 बिलियन लगा दिए अडानी ग्रीन की एक कंपनी में। ये कहते हैं तो बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है। इमर्जिंग मार्केट ने एनसीएलटी के थ्रू $1 बिलियन का डेट खरीदा था महान एनर्ग्रीन का, और एनसीएलटी गवर्नमेंट एंटिटी है और गवर्नमेंट एंटिटी से डेट खरीद रही है, तो भाई ये तो सबको ही पता है इसमें कुछ मैनिपुलेशन क्या होगा। ये तो गवर्नमेंट को बता के और पब्लिकली ट्रेडेड डेट खरीद रही है, तो ये कहते हैं ये चीज़ इलीगल कैसे हो सकती है, गवर्नमेंट को पता ही है, जो कि मेरे हिसाब से बात सही भी है। अब ये लास्ट में ये कहता है अडानी एंटरप्राइजेज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और फॉरेन से अगर उसमें कोई पैसा लगा रहा है तो उसमें हमारा क्या आरोप है, कोई भी पैसा लगा सकता है, तो उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते ना। हमसे जोड़ के बस बेसलेस एलिगेशन बनाया जा रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो पता नहीं, जिसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अडानी का हाथ भी हो सकता है नहीं भी, क्योंकि फॉरेन से तो कोई भी पैसा लगा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अडानी ने इनके सारे एलिगेशन बिल्कुल बेसलेस बता दिए। अब मैं आपसे बात करूंगा कि मैं क्या सोचता हूँ इस पॉइंट के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले रिसर्च रिपोर्ट बताई, फिर अडानी का रिप्लाई बताया। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या सोचता हूँ। देखो, अगर मेरी राय जाननी है, जो बिल्कुल मेरी ओपिनियन होगी, मेरे को लगता है जो भी इस रिपोर्ट में था, हिंडबर्ग रिपोर्ट में, वो मुझे तो पहले से पता था। मुझे क्या, ज़्यादा लोगों को पहले से पता था, तो इन्होंने मेरे को लगता है कुछ नया तो बताया नहीं है। अब आप कहेंगे बहुत सारा एलिगेशन है, पहले भी इन्होंने जिस पे बैट किया है वो कंपनी बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मुझे लगता है अडानी के साथ ये नहीं होने वाला। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ये इंडिया है। ये सारी बातें मुझे तो पहले से पता थी कि अडानी में साथ ये हो रहा है, जो मेरी ओपिनियन है, जरूरी नहीं सच्ची में हो रहा है। तो ये सारी बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि अडानी में ये सब हो रहा है, जो कि मेरी ओपिनियन है, जरूरी नहीं हो ही रहा हो। लेकिन उन्होंने ये बात अगर बता रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी कुछ नया पता नहीं लगा, और उन्हें एक्शन लेना होता तो पहले भी ले चुके होते। तो इंडिया में होते हुए मुझे तो लगता नहीं कि इन पे कुछ बहुत बड़ा कुछ फर्क पड़ने वाला है। फॉरेन में होता तो बात अलग होती। तो मेरी ओपिनियन तो ये है, मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट से अडानी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। अब एफपीओ के बारे में बात करते हैं। अब काफ़ी लोगों को पता चल गया हो कि अडानी ने अपना एफपीओ वापस ले लिया है, तो अब इससे क्या होने वाला है स्टॉक पे। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जब एफपीओ वापस ले लिया तो इसका मतलब है स्टॉक और नीचे गिरता जाएगा और नीचे गिरता जाएगा, और उन्होंने एफपीओ वापस क्यों लिया होगा, तो इसके बारे में मैं कुछ ओपिनियन दे देता हूँ अपनी। मुझे लगता है अडानी ने एफपीओ इसलिए वापस लिया कि लोगों में कुछ ट्रस्ट है, इसलिए वापस नहीं लिया कि अगर ये एफपीओ ले आते फिर स्टॉक का प्राइस गिर जाता, तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता, क्योंकि इनके पास पैसे आ गए होते हैं और ये अपना डेब्ट चुका पाते। मुझे तो ये लगता है कि कुछ समय रुकेंगे, दोबारा से जब स्टॉक का प्राइस थोड़ा बहुत चढ़ जाएगा, दोबारा से ये एफपीओ लाएंगे। इस बार ये 2 पार्ट में एफपीओ लाएंगे। पहले पार्ट में कुछ कम शेयरों का एफपीओ लाएंगे, उसके बाद बड़े शेयरों का एफपीओ लाएंगे। मेरी ओपिनियन तो ये है, जो एफपीओ रुका है कुछ समय के लिए रुका है, परमानेंट नहीं रुका है। ये आज नहीं कल दोबारा जरूर आएगा। ये थी मेरी वीडियो अडानी हिंडबर्ग के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, कुछ ज़्यादा बोल दिया, कुछ कम बोल दिया, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पॉइंट में कुछ फैक्ट होगा तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही।